नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विजय बराला की पुलिस पर मेहरबानी और पुलिस की विजय पर मेहरबानी की खबर से। एक आईएएस ऑफिसर की बेटी से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी विजय थाने से जमानत पर छूट गया। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे होने का पता चलते ही पुलिस के पसीने छूट गए। टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं वो छेड़छाड़ का आरोपी है। नाम है विकास बराला, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का लड़का। जनाब पर राह चलते एक लड़की से छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश का गंभीर आरोप है। हरियाणा में बीजेपी भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दंभ भर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में बेटियों को उन्हीं नेताओं से ज्यादा खतरा है जो उनकी सुरक्षा का राग अलापते फिरते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को एक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि विकास बराला रात के अंधेरे में एक सीनियर आईएएस की लड़की के पीछे लग गया। न सिर्फ उसके पीछे लगा बल्कि मौका देखकर कार को रोकने की कोशिश भी की। मैंने 7 सेक्टर के अंदर जब गाड़ी ली तो उस टाइम पे कभी उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक जो पंचकुला में है वहाँ तक उन्होंने बारी बारी कम से कम 3-4 बारी मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। फिर उसने मेरी गाड़ी के पीछे वाली खिड़की पे ज़ोर से हाथ मारा, फिर हैंडल खोलने की कोशिश की, लेकिन इतने में मैंने गाड़ी निकाली और सेंट्रल लॉक था और फिर इतने में मैं तो गाड़ी निकाल के आ गई और पुलिस वाले आ गए थे तो उन्होंने फिर आके उन्हें रोक लिया। लेकिन लड़की की सूझबूझ ने उसे अगवा होने से बचा लिया, पर पुलिस ने सत्ता की हनक के आगे हथियार डाल दी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का लड़का थाने से जमानत पा गया। आरोप है कि पुलिस ने उस पर लगी धाराओं को बदल दिया। इतना ही नहीं, हिरासत में इसे जूस और मिल्क शेक पिलाकर इसकी आवभगत भी की गई। जी हाँ, 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के बाद हमने 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी जो कि नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं वो हमने धाराएं ऐड की हैं। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है इसमें। पहले वाले जो सुबह जो केस हुआ था जो धारा इधर देखो सर, इसमें भी अवेलेबल होता है। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसमें नॉन बेलेबल है, आपने ही बताया था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अटेम्प्ट टू जो किडनैपिंग का तो है, उस टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे। पुलिस की मजबूरी समझी जा सकती है, वो भी तब जब बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से जुड़ी हो। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कानून को अपना काम कर देने का दावा भी खोखला साबित हुआ। चंडीगढ़ पुलिस का मामला है, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस पर हमको पूरा भरोसा है। कानून अपना काम करेगा, दोष यदि सिद्ध होगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर सिद्ध होता है तो ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि निंदनीय बात है। अब सवाल उठता है कि इस देश में क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता के साहबजादे को सड़क पर छेड़खानी करने की खुली छूट मिलेगी? क्या हरियाणा के बीजेपी नेता का बेटा सड़क पर किसी लड़की को अगवा करने की कोशिश कर सकता है? और क्या मनचले के पिता सत्ताधारी पार्टी के नेता होंगे तो कानून अलग रास्ता अख्तियार करेगा? और क्या पुलिस आरोपी को बचाने में खुलकर मैदान में उतर जाएगी? मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वारदात के बाद लड़की ने फेसबुक पर पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। चंडीगढ़ पुलिस का शुक्रिया जिसने मेरे कॉल पर फौरन कार्रवाई की। उन्होंने सिस्टम पर मेरे भरोसे को फिर से जिंदा कर दिया। सेक्टर 8 मार्केट से रात 12:15 बजे घर से निकली तो मुझे लगा कि एक कार मेरा पीछा कर रही है। सफ़ेद रंग की एसयूवी कार में 2 लड़के आधी रात को मुझे छेड़ रहे थे। ये लोग इस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे कि कई बार मुझे लगा कि ये मेरी कार को टक्कर मार देंगे। तब तक मैं अलर्ट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सेंट जॉन से राइट टर्न लेने का प्लान किया, जो थोड़ा बिजी और सेफ माना जाता है। लेकिन राइट टर्न लेने के वक्त एसयूवी ने रास्ता रोक दिया, जिससे मुझे सीधे सेक्टर 26 की सड़क लेनी पड़ी। जब मैंने अगले टर्न से फिर राइट लेने की कोशिश की तो उन लोगों ने सीधे मेरी कार के सामने
अपनी गाड़ी लगाई और पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का मेरी ओर आने लगा। मैंने तुरंत बैक गियर लगाई और अगला राइट टर्न लिया। इस दौरान मैंने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को अपनी हालत और लोकेशन बताई। 15 सेकंड से एसयूवी नहीं दिखी तो मुझे लगा कि फोन करता देख वो भाग गए होंगे, लेकिन मैं गलत थी। 5-6 किलोमीटर तक एसयूवी मेरी कार के साथ साथ चलती रही और मेरी कार को रोकने की कोशिश करते रहे। मेरे हाथ कांप रहे थे, कमर जकड़ रही थी। हक्की बक्की आंखों में आंसू लिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं घर जा पाऊंगी या नहीं, पुलिस आएगी या नहीं। आखिरकार ट्रैफिक लाइट के पास उन लोगों ने मेरी कार का रास्ता रोक दिया। मुझे भागने या कार से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी पैसेंजर सीट से उतरकर एक लड़का मेरी कार की तरफ बढ़ा। पता नहीं कैसे मैंने रिवर्स गियर लगाया और हॉर्न बजाते हुए राइट से गाड़ी निकाली। तब तक लड़का मेरी गाड़ी के पास आ चुका था। उसने गाड़ी पर हाथ मारा और गेट खोलने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि पुलिस वाले दौड़कर आए और एसयूवी वालों को पकड़ा। ये फेसबुक पोस्ट उस लड़की की थी जिस लड़की के साथ ये घटना हुई। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने भी उससे बातचीत की है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बेटे किस तरीके से शराब के नशे में धुत रात के अंधेरे में एक लड़की का पीछा करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचती है, मामला पुलिस थाने में जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि तार कहां से जुड़े हैं, मामले को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल हम पीड़िता के पास हैं। ये वो बहादुर लड़की भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जिस समझदारी और सूझबूझ के साथ इन्होंने काम किया, मौके पर पुलिस को बुलाया, अपनी गाड़ी के तुरंत जो है सेंटर लॉकिंग की और शायद एक बड़ा हादसा, बड़ी घटना होते होते घट गई। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बताइए कि कितने बजे किस तरीके से हादसा हुआ था? रात को 12:30 बजे के आसपास मैं चंडीगढ़ 8 सेक्टर से घर की तरफ आ रही थी। तो कहीं मैंने 7 सेक्टर के अंदर जब गाड़ी ली तो उस टाइम पे कभी उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक जो पंचकुला में है वहाँ तक उन्होंने बारी बारी कम से कम 3-4 बारी मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। सारे रास्ते मेरे साथ चलाई और 2 बारी वो गाड़ी से उतर के, जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो गाड़ी से उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ। एक पहली बार मैंने भगा ली, दूसरी बार हाउसिंग बोर्ड चौक पे हुआ, उन्होंने मेरी गाड़ी ब्लॉक की, वो गाड़ी से उतर के मेरे पास आया तो मैंने गाड़ी हिला ली साइड से और फिर उसने मेरी गाड़ी के पीछे वाली खिड़की पे जोर से हाथ मारा, फिर हैंडल खोलने की कोशिश की, लेकिन इतने में मैंने गाड़ी निकाली और सेंट्रल लॉक था और फिर इतने में मैं तो गाड़ी निकाल के आ गई और पुलिस वाले आ गए थे तो उन्होंने फिर आके उन्हें रोक लिया। तो उस टाइम पे क्या आपको लग रहा था कि ये आपकी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहे हैं या जबरदस्त? वो मेरी गाड़ी वो सारे रास्ते जब से मैंने उनकी गाड़ी देखी वो मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार अपनी गाड़ी पास लाते थे ऐसे कि मैं डर के रोक लूं गाड़ी कि लग जाएगी तो इससे अच्छा रोक लो। वो बस मैंने रोकी नहीं, मैं धीरे करती थी, फिर साइड से निकाल लेती थी, लेकिन हाँ। पुलिस को कॉल आपने गाड़ी चलाते वक्त ही कर दिया था या रोककर? मतलब उन्होंने पहली बार 26 सेक्टर में मुझे रोकने की कोशिश की, मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया, मैं मुड़ने वाली थी तो उस टाइम मैंने रिवर्स करके गाड़ी भगाई और उस टाइम मैंने पुलिस को फ़ोन किया था कि ये ऐसे मुझे लड़के तंग कर रहे हैं और फिर मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस तरफ आ रही हूँ, तो फिर उन्होंने असिस्टेंस भेजी। आगे बढ़ते हैं। पहले मुस्लिम मंत्री के जय श्री राम के नारे पर बवाल और अब कांग्रेस की मुस्लिम महिला नेता शिवजाब पर संग्राम। मध्य प्रदेश में नूरी खान ने केसरिया साड़ी पहनकर समारोह में शिरकत किया कि कट्टरता के ठेकेदारों की आंखें लाल हो गईं। तमाम धर्मगुरु इस्लाम विरोधी सर्टिफिकेट बांटने लगे। बिहार के मुस्लिम मंत्री ने तो जय श्री राम कहने पर माफी मांग ली, लेकिन नूरी खान फिलहाल दिखती नहीं दिख रही हैं। सुख शांति के लिए निकाली गई इस यात्रा में भगवा लिबास के बहाने सियासत के कट्टर रंगों की बारिश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की महिला नेता नूरी खान भी इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का उद्देश्य देश प्रदेश में सुख शांति, खुशहाली और मालवा क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के लिए था। यात्रा में सभी लोगों ने ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए। कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी भगवा रंग की पोशाक पहन ली और उसकी तस्वीर फेसबुक में अपलोड कर दिया। फिर क्या था,
उनकी पोशाक और यात्रा पर मुस्लिम समाज के ठेकेदार आग बबूला हो गए। देखते ही देखते उनकी पोस्ट पर धमकाते, चिताते और डराते कमेंट्स की छड़ी लग गई। कोई फतवा जारी करने की मांग कर रहा था, कोई उनके मुसलमान होने पर ही सवाल दाग रहा था। वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इस्लाम में हैं और इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है। लेकिन ये सब इसमें नहीं है, मज़हब में नहीं है कि अपन को ये सब कर रहे हैं कि भगवा पहन के अपन साधुओं के आसपास रहें और ख़ुद भी अपन वो डाले हुए। ये मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि जिस तरीके से ओम नमः शिवाय जो है ना, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। ये चीज़ जो है इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम करार दी गई इस चीज़ को। और अगर ये चीज़ ओम नमः शिवाय आदमी बोलेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। करना है तो आप गुजरात में बाढ़ आई है, वहाँ पर मुस्लिम मदरसे के 1000 कार्यकर्ता गांव में जाकर मंदिर से, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, स्कूल से, हॉस्पिटल से कीचड़ निकाल रहे हैं। वो कोई कवर नहीं कर रहा। वो देखो ना आप, अगर इंसानियत के लिए कुछ करना है तो। चारों तरफ से घिरी कांग्रेस नेता नूरी खान सफाई देने सामने आई। धर्म के ठेकेदार को करारा जवाब देते हुए कहा कि ना केसरिया तेरा है, ना हरा मेरा। सफाई दी कि भगवा रंग भाईचारे और एकता के लिए धारण किया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान की धार्मिक एकता के लिए अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो केसरिया है, भगवा है, वो हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का है। मैं इस देश में इस रंगों के फ़र्क को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला विवाद में आया है और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, मैं साफ कहना चाहूँगी कि मैंने इस देश की एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए कपड़े पहने। दरअसल मामला 4 दिन पुराना है। कांग्रेस सदस्य नूरी खान ने भगवा वस्त्र धारण कर हिंदू धर्माचार्यों के साथ एक रथ यात्रा में हिस्सा लिया था। रथ यात्रा में उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप करने के साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। यही बातें उन्हें चुभ गईं, जो भगवा रंगों को धर्म के दायरे में बांधते हैं या मंत्र को मजहब में कैद करते हैं। दरअसल कट्टरता के रंग मध्य प्रदेश से बिहार और यहाँ वहाँ फैले पड़े हैं और अब नूरी के हौसले वाले नूर का इम्तिहान है। आज तक ब्यूरो। स्कूलों में छात्रों की पिटाई होती है, ये हम सब देख चुके हैं, भोग चुके हैं। लेकिन इलाहाबाद के एक पब्लिक स्कूल में छात्रों की पिटाई का एक वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आज के ज़माने में स्कूल का कोई डायरेक्टर इस तरह के से छात्रों को पीटता है। डायरेक्टर साहब हाथ में डंडा लेकर चलते हैं और छात्रों से वैसे ही पेश आते हैं जैसे वर्दी के नशे में चूर कोई थानेदार चोर उचक्कों और झपटमारों से पेश आता है। स्कूल के निदेशक के हाथ में छड़ी है, सामने बच्चों की हथेलियां हैं। छड़ी बरसती है बेरहम, हर वार के साथ हथेलियों की चमड़ी उधेड़ ली जाती है। लेकिन साहब सांस नहीं लेते, रुकते नहीं, सोचते नहीं, ठहरते नहीं। एक बार भी इनका ज़मीर खुद से सवाल नहीं करता। बच्चे तड़प उठते हैं, लेकिन स्कूल के डायरेक्टर साहब उफ तक नहीं करते। जब हथेलियों पर छड़ी बरसाने से जी नहीं भरता तो छात्रों को वैसे ही पीटते हैं जैसे अपराधियों को उधर लिए जाने पर भीड़ पीटती है। पाँव में, कमर पर, पीठ पर छड़ी साहब के हाथों में है और बेतहाशा बरस रही है। उफ, इतना बेरहम कोई शिक्षक होता है क्या? और ये तो स्कूल के निदेशक है। भला ये कैसा स्कूल है और कहाँ की शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षक शैतानी हरकतें कर रहा है? छात्रों की पिटाई का वीडियो जब उनके परिजनों ने देखा तो जान हलक में अटक गई। मामले की शिकायत थाने में कराई गई, लेकिन थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। और जब समझौता हो गया तो निदेशक साहब हमें समझाने लगे कि उन्होंने छात्रों को अपराधियों की तरह क्यों पीटा। उस वीडियो मैंने बीट से मारा और बीट की आवाज़ आ रही है। उस बीट को मैं रखूंगा सामने और वो जो लाठी दिखाई जा रही है, वो लाठी वहाँ पड़ी थी। मुझे क्रोध थोड़ा सा था उस टाइम, लेकिन देखिए मैं लाठी से जो है सिर्फ हुआ कर उस वीडियो को आप देख लें, उस लाठी में से कहीं टच नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा इशारा करके। हाँ, हो सकता है वो मेरी थोड़ी फॉल्ट रही, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हो सकता है थोड़ी सी मेरी फॉल्ट हो गई। क्रोध बस हुआ गया कि बच्चों का एक जो बच्चे थे इस तरह से बिगड़ने न पाए, बच्चों में कोई इस तरह से बुरी हैबिट ना आ जाए कि बच्चे हमारे आगे जाकर के बिगड़ जाएं। छात्रों की पिटाई का ये वीडियो देखकर एक बारगी आपको अपनी हथेलियों पर चोट खाने का एहसास होगा। और अभी तो आपने सिरफिरे निदेशक की नंगई पूरी तरह से देखी भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के जिस्म को ततारती छड़ी जब टूट गई तो निदेशक साहब ने मोटा डंडा मंगवाया। एक बार तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सत्येंद्र द्विवेदी नाम का ये शैतान डंडा हाथ में लेकर इस बच्चे को वैसे हुड़ता रहा
जैसे गुंडों को पुलिस वाला होता है। लेकिन इस बेशर्म निदेशक को देखिए, ये मीडिया के सामने कह रहा है कि वीडियो में तोड़फोड़ की गई है। मैंने इनके सभी अभिभावकों को फोन किया, उस फोन कॉल की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने पूछा, सभी अभिभावकों से पूछ करके फोन उससे पूछे सर मैं इनको पनिश कर दूं, उन्होंने सब कहा। लेकिन चूंकि इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि बहुत मारा जा रहा है, ऐसा उसने थोड़ा सा उसमें तोड़ फोड़ करके इस तरह से उसने एडजस्ट कर दिया है। इलाहाबाद के रुद्रप्रयाग पब्लिक स्कूल में छात्रों की पिटाई रोज का नियम है, जिसके खिलाफ एक पीटी टीचर ने आवाज भी उठाई, लेकिन उन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया। रूह कपाने वाले इन तस्वीरों को देखना भी बड़ी हिम्मत की बात है। आज जहां स्कूलों में बच्चों को दंड देना मना है, वहां इस तरह से पीटे जाने का सच भी सामने है। क्या ये व्यक्ति स्कूल का निदेशक होने का अधिकारी है? पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 जुलाई को हुए अमरनाथ हमले के पीछे लश्कर का हाथ बताया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसके 2 साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 2 पाकिस्तानी भी हमले में शामिल थे। हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। सत्ताईस दिन बाद अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के जत्थे को शिकार बनाने वाले आतंकियों की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 आतंकियों को दबोच लिया और जब उनसे पूछताछ हुई तो एक एक कर साजिश की परतें खुलती गईं। कौन इस हमले के पीछे था, किसने साजिश रची, कैसे हमले को अंजाम दिया गया? पुलिस के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसका 2 साथी है। हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तानी हैं, जबकि एक कश्मीरी। लश्कर was involved and the accused are identified. A Pakistani militant of Lashkar along with 2 other Pakistani militants. आतंकी पहले 9 जुलाई को हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सीआरपीएफ या यात्रियों का कोई वाहन उस दिन अकेला मूवमेंट करता नहीं मिला। लिहाजा ये सुरक्षित काफिले पर हमले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इन्हें मजबूर होकर प्लान बदलना पड़ा। पर अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को आतंकियों को मौका मिल गया। पुलिस ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो बिना हथियार वाले आतंकी कहे जाते हैं। जब पूछताछ में पुलिस का डंडा चला तो इनकी जुबान खुलती गई। तीनों आरोपियों ने खुलासा किया, आतंकियों से बस के मूवमेंट की जानकारी साझा करने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। आतंकी अमरनाथ श्रद्धालुओं की बस को कोडवर्ड में शौकत कहकर पुकारते थे, जबकि सीआरपीएफ के वाहनों का कोडवर्ड बिलाल था। यानी अगर सुरक्षा बलों ने कॉल ट्रेस भी कर लिया तो राज छुपाया जा सके। They had kept a code word for CRPF vehicle and a यात्री vehicle. हमले में शामिल तीनों आतंकी लश्कर के हैं। इस हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल करीब 3 साल पहले सीमा पार कर कश्मीर आया था। वो पंपोर इलाके में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है। अब सुरक्षा बलों ने उसके बही खाते को बंद करने का मन बना लिया है। आज तक ब्यूरो। जोधपुर में एयर इंडिया के दिल्ली जोधपुर फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद विमान को आनन फानन में खाली करवाया गया। विमान में बम की सूचना के बाद कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ता भी पहुंच गया। खबरों के अनुसार फिलहाल कोई भी आपत्तिजनक बरामद चीज नहीं हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि जोधपुर में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं होने से नाराज लेफ्टिनेंट कर्नल ने बम होने की धमकी दे दी। पुलिस ने कर्नल को हिरासत में ले लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।